जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द ओरिजिन पॉइंट में। आइए आज हम लोग 10th क्लास का जो टेस्ट एग्जाम स्कूलों में हुआ है, सेंटअप एग्जाम, उसका सामाजिक विज्ञान का पेपर का डिस्कशन करते हैं। और हम लोग केवल आंसर नहीं करेंगे, पूरे क्वेश्चन का ऑपरेशन करेंगे, यानी क्वेश्चन के तह में जाएंगे और चारों ऑप्शन को पकड़ने का कोशिश करेंगे कह क्या है। इस तरह आप पेपर को अगर बनाते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन से आपको 4-5 क्वेश्चन की जानकारी मिल जाएगी। आइए शुरू करते हैं। इसी तरह हम लोग कोशिश करेंगे कि हर एक जो टेस्ट हुआ है उसका हर एक पेपर का हम लोग डिस्कशन आपको दें। आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए इसमें था कि आपको 80 क्वेश्चन था, 40 क्वेश्चन आपको बनाना था। तो आज देखते हैं कितना संभव हो सके, क्योंकि हम लोग मोबाइल से वीडियो अपलोड करते हैं, इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबा अपलोड नहीं हो पाता है। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपका हो। आइए देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और पिछला जो मेरा इकोनॉमी का वीडियो देखे होंगे आप लोग, आपका बहुत सारा क्वेश्चन इसमें 2-3 वीडियो मेरा चैनल पे है, इकोनॉमी का, हिस्ट्री का, उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएगा। नहीं देखोगे तो उसको भी जाके देखिए, आपको क्वेश्चन बन जाएगा बहुत सारा। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसका योगदान सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक है? यानी सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? किसी देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में, यानी 1 ईयर में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों का योग होता है। एक वर्ष के अंदर किसी देश की सीमा में सकल घरेलू, किसी को जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, यानी कह रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद में किसका सर्वाधिक योगदान रहता है। तो देखिए हम लोग का जो सकल घरेलू यानी सबसे ज्यादा पैसा हमको कहाँ से आता है, ये पूछना ये चाह है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बहुत अच्छे तरह से बताया था कि इकोनॉमी के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र। और सेवा क्षेत्र से ही इसको कहा जाता है कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र, इसको उद्योग या व्यापार क्षेत्र, व्यापार। तो हम लोग को सेवा क्षेत्र यानी तृतीय क्षेत्र से सबसे अधिक हमारी अर्थव्यवस्था में आय जुड़ता है, यानी हमारा आंसर यहाँ तृतीय क्षेत्र हो जाएगा। इसको प्राथमिक क्षेत्र, कृषि या उत्खनन, यानी जिसको पृथ्वी के अंदर से खोद कर निकाला गया, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सब प्राथमिक क्षेत्र। कृषि भी, पशुपालन इसी में आ जाता है। द्वितीय क्षेत्र में व्यापार, उद्योग, ये सब आ जाता है। और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र, ऐसी को नौकरी वाला क्षेत्र भी बोलते हैं, नौकरी, यानी जो लोग भी नौकरी कर रहे हैं वो इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। यानी सबसे ज्यादा आय हमको कहां से आता है? सेवा क्षेत्र से ही सबसे ज्यादा, यानी तृतीय क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है? हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो हम पूंजीवादी, देखिए नाम से यह स्पष्ट हो रहा है, यानी पूंजीवादी यानी जो पूंजी लगाएगा वही मालिक होगा। तो आदमी अगर व्यक्तिगत आदमी पूंजी लगाएगा तो वो अपना व्यक्तिगत लाभ कमाना चाहेगा, और वैसा ही ऑप्शन आपको ढूंढ लेना है। देखिए निजी लाभ पे जरा गौर किए, यानी व्यक्तिगत आदमी है तो अपना निजी लाभ कमाना चाहेगा। सामाजिक कल्याण, ये तो सरकार का काम है, सामाजिक कल्याण करना सरकार का काम है। और सरकार कहाँ होती है? या तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में, नहीं तो समाजवादी अर्थव्यवस्था, तो पूर्णतः सरकार ही होती है। ये तो आपका ऑप्शन किसी तरह नहीं होगा। साधनों का निजी स्वामित्व, यानी ये तो इसी को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और गुण नहीं है, सॉरी 1 मिनट रुक जाइए, नहीं है, थोड़ा क्वेश्चन को पूरा पढ़िए। हम देखिए अभी नहीं पढ़े थे। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था गुण नहीं है? साधनों का निजी स्वामित्व सही है, निजी लाभ ये भी गुण है, कीमत नियंत्रण ये भी गुण है, सामाजिक कल्याण, इसका आंसर क्या होगा? सामाजिक कल्याण या व्यक्तिगत आदमी का काम नहीं है, ये सरकार का काम है। सामाजिक कल्याण करना सरकार का काम है। इसलिए आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, हो सकता है लास्ट में नहीं जोड़ देता और आंसर बदल जाता है। चलिए नेक्स्ट आइए।
चलिए ये रखते हैं। बिहार की अधिकतर जनसंख्या जीविका के लिए किस पर निर्भर है? देखिए बिहार में सबसे ज्यादा जो जीविका है जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। लगभग 80% बिहार की आबादी कृषि पर डिपेंड करती है। उद्योग तो बिहार में बहुत कम है और सेवा का भी क्षेत्र बहुत कम है, यानी सबसे ज्यादा बिहार कृषि पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आइए। चलिए, बैंकों का एजेंसी कार्य है। बैंक दो प्रकार के काम करते हैं, एक तो बैंक का मूल्य कार्य होता है और एक इनका एजेंसी कार्य बैंकों के द्वारा किया जाता है। ऋण देना ये बैंक का मूल्य काम है, जमा को स्वीकार करना मूल्य काम है बैंक का। लॉकर सुविधा भी यानी बैंक देती है, आप अपना पैसा जाकर या कोई प्रॉपर्टी का कागज जाकर बैंक में लॉकर में जमा कर सकते हैं। ये देखिए बीमा के किस्तों का भुगतान, ये भुगतान आप चाहेंगे तो आपकी बैंक भी कर देगी और ये बैंक का यही जो कार्य है बैंकों के एजेंसी कार्य में आ जाता है। ये दोनों, ये ऋण देना, जमा को स्वीकार करना और लॉकर सुविधा, ये बैंक का मूल्य काम है। लेकिन बैंक का मूल काम ये नहीं है। बीमा की किस्त का भुगतान करना या आपके अनुसार बैंक काम करती है, यानी एजेंसी कार्य के रूप में बैंक इसी में काम करती है। बीमा का आपका किस्त बैंक जमा कराएगी तो बैंक का एजेंसी कार्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? देखिए इसमें आपका आंसर है गोवा। प्रति व्यक्ति आय में गोवा नंबर 1 पर आता है। और द्वितीय पूछे तो दिल्ली, द्वितीय अगर आपसे पूछे तो आपकी दिल्ली। और सबसे कम पूछे, सबसे कम का अगर बात किया जाए तो अपना बिहार। सोचिए, सबसे कम का अगर बात की जाए कि सबसे कम प्रति व्यक्ति आय कहाँ है तो बिहार। अगर भारत की बात की जाए कि भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है तो वर्तमान में भारत की प्रति व्यक्ति आय जो है, भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है 1.5 लाख प्रति व्यक्ति आय। निकलता कैसे है तो कुल आय बटा में कुल जनसंख्या से भाग दे देते हैं तो निकल जाता है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए कुल आय बटा में कुल जनसंख्या से भाग देंगे तो हमारा प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। और वर्तमान में भारत की प्रति व्यक्ति आय 1.5 लाख रुपया बताई गई है 2021-22 के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको आप लोग कॉपी कलम लेकर नोट करते चलिए, जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बता रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मोबाइल में रह जाएगा, पढ़ नहीं पाइएगा आप उसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए सबसे पहले नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री श्री मनमोहन सिंह के द्वारा प्रयास किया गया था और नई आर्थिक नीति भारत में 1991 में लाई गई थी। इसमें तीन काम किया गया था, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्विकरण की ओर भारतीय अर्थव्यवस्था को ले गया था। ये मनमोहन सिंह द्वारा लाई गई थी। अभी भी मनमोहन सिंह है हमारे बीच। और कोई डेट आप, हाँ ये देखिए, ये आपका जो डेट है 1950, यानी ये भी इंपॉर्टेंट डेट है। 15 मार्च 1950 को आपका योजना आयोग का स्थापना का डेट है। आयोग यानी जिसके द्वारा भारत में पंचवर्षीय योजना चलाई जाती थी। अब योजना आयोग नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछे जाता है कि योजना का स्थापना कब हुआ था? 15 मार्च 1950। और कोई डेट, हाँ ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है 1995, यानी 1 जनवरी 1995 को WTO
यानी विश्व व्यापार संगठन का स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1995। 1980 का डेट आपका कोई काम का नहीं है। ये चारों ऑप्शन देख लिए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आंसर हो जाएगा 1991, और ये मनमोहन सिंह द्वारा नई आर्थिक नीति लाई गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानव विकास में किस राज्य का स्थान सर्वोत्तम? देखिए, राष्ट्रीय मानव विकास कई मानकों पर निकाला जाता है, जैसे इसमें शिक्षा को शामिल किया जाता है, स्वास्थ्य को शामिल किया जाता है, अर्थव्यवस्था को शामिल किया जाता है, और इसमें देखा जाता है कि सबसे बेहतर स्थिति में कौन सा राज्य है। तो हमारा इसमें सबसे बेहतर स्थिति में राज्य है केरल। केरल जो राज्य है इसमें नंबर 1 पर आ जाता है। इसका शिक्षा व्यवस्था भी सही है, स्वास्थ्य भी सही है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी ये राज्य अच्छा है, इसलिए 1 नंबर पर आपका केरल आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों रहा है? चलिए, सिंगापुर की मुद्रा क्या है? देखिए, सिंगापुर की जो मुद्रा है वो डॉलर है। डॉलर, आपको अमेरिका का भी मुद्रा पूछेगा तो डॉलर ही हो जाएगा, अमेरिका। चलिए, क्रोना, ये स्वीडन की मुद्रा है। स्वीडन की मुद्रा है क्रोना। रूबल, ये पिछले साल 10th क्लास में पूछ चुका है, रूस की मुद्रा है रूबल। रियाल, सऊदी अरब की मुद्रा है, सऊदी अरब। रियाल सऊदी अरब की मुद्रा है। चलिए, हमारा कोशिश रहता है कि आपको चारों ऑप्शन के बारे में जानकारी दे, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन का पता चले। आंसर बताने का हमारा नहीं उद्देश्य रहता है। चलिए, सिंगापुर की मुद्रा हम लोग जान लिए, डॉलर अमेरिका की भी मुद्रा है। क्रोना स्वीडन की, रूबल रूस की, पिछले साल पूछ चुका है। रियाल मुद्रा है सऊदी अरब की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, किस वित्तीय संस्था द्वारा साख सृजन किया जाता है? देखिए, साख सृजन करना यानी ये व्यवसायिक बैंक का काम है। इसका मतलब होता है लोन देने की क्षमता। उस बैंक के पास कितनी लोन देने की क्षमता है, उसी को साख सृजन किया जाता है। बैंक के पास अगर 100 रुपया है तो 1000 रुपये तक का लोन आपको दे सकती है, क्योंकि अगर बैंक लोन देती है 100 रुपये तो वो 3 या 4% में अभी चल रहा है, उसके अनुसार ब्याज आपको लेती है, उसी से साख सृजन करती है और ये फिर दूसरे आदमी को दे देती है। यानी ये व्यापारिक बैंक का ही या व्यवसायिक बैंक, ये उसी का काम है साख सृजन करना। नाबार्ड किसान को लोन देता है। भारतीय रिजर्व बैंक, इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक को इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। यानी भारत में बैंकिंग प्रणाली को देखने का काम भारतीय रिजर्व बैंक करती है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय नोट जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो 1 रुपए के नोट और सिक्के को छोड़कर, 1 रुपए के नोट और सिक्के को छोड़कर भारत में जितने नोट चलते हैं सब आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? ये बहुत अच्छा डिफिनेशन है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का काम करती है। ये हार्टले ब्रिदर्स का स्टेटमेंट है। और एक जान लीजिए नैपे, इन्होंने कहा था कि मुद्रा वह है जिसे राज्य मुद्रा घोषित कर दे। नैपे ने कहा था कि मुद्रा वह है जिसे राज्य मुद्रा घोषित कर दे, और हार्टले ब्रिदर्स ने कहा था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का काम करती है। कह सकते हैं इनका डेफिनेशन के अनुसार कि पंखा वह है जो पंखा का काम करती है, लड़का वह है जो लड़का का काम करता है, लड़की वह है जो लड़की का काम करती है। जैसे हम पैनल में पढ़ा रहे हैं तो पैनल वह है जो पैनल का काम करता है। इन्होंने उस टाइप का स्टेटमेंट दिया था, लेकिन नैपे ने कहा था, इनका स्टेटमेंट अच्छा था कि मुद्रा वह है जिसे राज्य मुद्रा घोषित कर दे। ये ऑप्शन आपके काम का, इन 2 लोगों का स्टेटमेंट आपको मिलता है मुद्रा में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
भारत में सर्वाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाला क्षेत्र है। देखिए, भारत की जो आबादी है, कहा जाता है कि उसका लगभग 54% लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं, यानी 54% लोग प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए हैं। तो सर्वाधिक रोजगार कौन देगा? प्राथमिक क्षेत्र। और तृतीय क्षेत्र में सबसे कम लोग लगे हुए हैं, लेकिन आय सबसे ज्यादा आता है यहाँ से। तृतीय क्षेत्र से आय सबसे ज्यादा आता है, और यहाँ सबसे कम ज्यादा लोग लगे हुए हैं प्राथमिक क्षेत्र में, आय सबसे कम आता है। और द्वितीय क्षेत्र में उद्योग क्षेत्र या मध्यम क्षेत्र कहा जाता है इसको, यानी सर्वाधिक रोजगार देने का काम करता है आपका प्राथमिक क्षेत्र। चूंकि जान लीजिए, और भारत की जनसंख्या को 100% मानते हैं, तो उसका 54% लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व का सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला कार्यक्रम कौन सा? देखिए, जवाहर रोजगार योजना, काम के बदले अनाज, ये भी चलाया गया है। मनरेगा, विश्व की सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाली योजना मनरेगा है। मनरेगा का जो स्थापना हुआ था, सबसे पहले इसका नाम नरेगा था। मनरेगा से पहले इसका जो नाम था नरेगा था। इसका स्थापना किया गया था 2006 ईस्वी में, और इसी का फिर नाम बदलकर 2009 ईस्वी में मनरेगा कर दिया गया। 2009 ईस्वी में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? मनरेगा कर दिया गया। शुरुआत में इसका नाम नरेगा था। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना इसका कहा जाता है। इसमें गारंटी रोजगार दिया जाता है, और एक कार्ड बनता है मनरेगा का, और मजदूरों को गारंटी रोजगार देने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए। सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों एवं प्रतिबंध को हटाना क्या कहलाता है? यानी प्रतिबंध हटाइएगा, यानी अर्थव्यवस्था को आप निमंत्रण दे रहे हैं किसी को, आइए आप बढ़िया से यहाँ पे निवेश कीजिए, यानी उदारीकरण। अर्थव्यवस्था को आप क्या कर रहे हैं? ढील दे रहे हैं, यानी उदारीकरण का नीति अपना रहे हैं। 1991 में जो लाया गया था मनमोहन सिंह द्वारा न्यू आर्थिक नीति 1991 में, उसमें यही 3 काम किया गया था, निजीकरण, उदारीकरण, उसमें यही 3 काम मूल्य, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण। यानी निजी आदमी भी काम कर सकता है। उदारीकरण यानी अर्थव्यवस्था को एकदम लचीला कीजिए, कोई भी आकर व्यापार कर ले। वैश्वीकरण यानी भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ दीजिए। ये 3 काम उन्होंने मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया था, जिसका रिजल्ट बहुत बेहतर हुआ भविष्य में। वैश्वीकरण पूछता है, वैश्वीकरण क्या है? यानी भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ देना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? देखिए, भारत इसका स्थापन सदस्य है। जब से स्थापना हुआ विश्व व्यापार संगठन, उसका स्थापन सदस्य भारत है। डेट वाइज इसका जान जाइए, यानी 1 जनवरी JAN 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन का स्थापना हुआ था, और इसका जो मुख्यालय है जिनेवा में, जिनेवा में इसका मुख्यालय है। और कोई डेट आपका इसमें काम का है नहीं। चलिए, विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1995। आइए, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई थी? ये किया गया था 1986 ईस्वी में। करने वाले प्रधानमंत्री का नाम था राजीव गांधी। पीएम कौन थे उस समय? राजीव गांधी के द्वारा ये किया गया था, और उन्होंने ही भारत में उपभोक्ता संरक्षण यानी उपभोक्ताओं को संरक्षण यानी उनके बचाव, उनके अधिकार को बचाने के लिए अधिनियम लाया गया था कि उनका अधिकार क्या क्या है। ये लाया गया था हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा। तो कोई आपका इसमें काम का ऑप्शन दिख नहीं रहा। आइए देखिए, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष हम ऊपर में चर्चा कर चुके थे कि योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी। हम ऊपर में आपका चर्चा कर चुके हैं कि योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था, यानी 15 मार्च
1950 ईस्वी को योजना आयोग का स्थापना भारत का समावेशी विकास करने के लिए योजना आयोग लाया गया था और उसे रूस से ग्रहण किया गया था। कहाँ से? उस जगह पर योजना आयोग कहाँ से ग्रहण किया गया था? रूस से। अब देखिए योजना का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं पदेन प्रधानमंत्री होते हैं। पदेन का मतलब जो उस पद पर बैठा हुआ है, जो प्रधानमंत्री है वो उसका अध्यक्ष। यह पूछा है योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष योजना की स्थापना के समय में पीएम कौन थे? यानी पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे पहले पीएम थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले गृह मंत्री, इन्हीं सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे पहले गृह मंत्री। भारत में गृह मंत्री को ही उप प्रधानमंत्री बोला जाता है, जैसे अभी हम अमित शाह जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रथम राष्ट्रपति बने थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बिहार के सिवान जिला के रहने वाले थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्रथम पूछ रहा है। चलिए योजना की जगह पे अब नीति आयोग आ गया है और नीति आयोग का भी अध्यक्ष वही होता है प्रदेश प्रधानमंत्री, जो उस पद पर बैठा है वही उसका अध्यक्ष होगा। चलिए भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है या अपनाई जाती है? दोनों बात एक ही है। हम आपको बताए थे पिछले वीडियो में सब कि अर्थव्यवस्था को तीन प्रकार की होती है। अर्थव्यवस्था तीन प्रकार की होती है: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला प्रथम देश अमेरिका था। कौन देश था? अमेरिका, इसी ने अपनाया था, अमेरिका। समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला प्रथम देश था रूस और मिश्रित अर्थव्यवस्था का अपनाने वाला प्रथम देश था फ्रांस। कौन देश था? फ्रांस। और भारत में भी हमारे मिश्रित अर्थव्यवस्था को ही अपनाया है। यानी हमारा आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित करने का मतलब है यहाँ सरकारी भी देखने को मिलेगी और प्राइवेट भी देखने को मिलेगी, लेकिन पूंजीवादी में केवल प्राइवेट चीजें देखने को मिलेगी, समाजवादी में टोटल सरकारी चीजें देखने को मिलती है। इतना आपको जानना चाहिए इस क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पेज मैक्सिमम हो गया है, इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं। आइए, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? यह पुस्तक लिखा गया था भारत के वृद्ध पुरुष कहा जाता है इन्हें, दादा भाई नेरोजी के द्वारा, और इसका प्रकाशन 1867-68 ईस्वी में किया गया था। इसी पुस्तक में दादा भाई नेरोजी ने भारत की प्रति व्यक्ति आय पहली बार निकालने का प्रयास किया था और बताया था कि भारत की प्रति व्यक्ति आय लगभग 20 रुपया है इस समय। तब 1867-68 ईस्वी में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताया था दादा भाई नेरोजी ने। और कोई आप हाँ देखिए, एक आप ऑप्शन और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थव्यवस्था के पिता एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमी, पिता अर्थव्यवस्था के पिता। डॉक्टर वी.के. आर.वी. राव, यह भी इंपॉर्टेंट है। भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वैज्ञानिक तरीके से निकालने का पहली बार काम इन्होंने किया था। वैज्ञानिक तरीके से निकाला था इन्होंने भारत की प्रति व्यक्ति आय। लेकिन सबसे पहले अगर पूछे कि सबसे पहले भारत की आय निकालने का प्रयास किसने किया था? दादा भाई नेरोजी ने, और 20 रुपये बताया था। इसकी जानकारी इन्होंने इसी पुस्तक में दी थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन हुआ, यानी बंगाल विभाजन पूछ रहा है कि कब हुआ था। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है आपका। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। 1905 में करने वाले व्यक्ति का नाम था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन किया गया था। तर्क क्या दिया गया था कि प्रशासनिक सुविधा में सुधार करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन इसका मूल जो कारण था
पश्चिम बंगाल में फैल रही राष्ट्रवादी भावनाओं को दबाने के लिए हिंदू मुस्लिम को अलग क्षेत्रों में बांट दिया गया था और उसी को कहा गया था बंगाल विभाजन। बाद में इसको रद्द करना पड़ा और ये रद्द हुआ था 1911 ईस्वी में। 1911 में 2-3 काम हुए थे। एक तो देश की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी और बंगाल से एक अलग नया राज्य बनाया गया था बिहार, और बिहार उड़ीसा उसी में शामिल था उस समय दोनों। फिर 1936 में उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया। फिर बिहार से एक और राज्य बना। 15 नवंबर 2000 में हमारा झारखंड अलग किया गया बिहार से। और कोई ऑप्शन आपका है? हाँ, ये भी ऑप्शन आपके काम का है। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में हुआ था सूरत में। सूरत में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। पूछा था बंगाल विभाजन, आंसर आपका 1905 होगा। लेकिन ये भी ऑप्शन आपके काम का है, इसको ध्यान में आप लोग रखिए। कभी भी आप लोग क्वेश्चन बनाइए तो उसके चारों ऑप्शन पर पकड़ करने का कोशिश कीजिए। एग्जाम में ऐसा नहीं कि एग्जाम टेंशन बनाना, लेकिन अगर रूम पे या क्लास में बनाते हैं तो आप चारों ऑप्शन के बारे में जानकारी जुटाने का काम कीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन पे अगर 4 ऑप्शन पकड़ते हैं तो आपको 4 नए क्वेश्चन की जानकारी मिल जाती है। आइए, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? जोसेफ मेजनी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इटली के एकीकरण की शुरुआत जोसेफ मेजनी ने ही किया था। यानी किस संगठन से था? इनका संबंध कार्बोनरी संगठन से था और ये कार्बोनरी संगठन की जो स्थापना हुई थी 1820 ईस्वी में हुई थी। कार्बोनरी संगठन का उद्देश्य क्या था? छापामार युद्ध पद्धति से इटली का एकीकरण को संभव बनाना है। छापामार युद्ध पद्धति यानी छुप जाते हैं, उसके बाद फिर मारते हैं, फिर छुप जाते हैं, फिर मारते हैं। तो उसी युद्ध पद्धति के द्वारा कार्बोनरी जो संगठन था काम कर रहा था इटली में कि इटली का एकीकरण संभव हो। जोसेफ मेजनी खुद 2 संगठन का स्थापना किए थे। एक यंग इटली, इसको बनाया था उन्होंने 1831 ईस्वी में। और एक यंग यूरोप 2 संगठन इन्होंने खुद बनाया था और इसको बनाया था 1834 ईस्वी में। ये दोनों संगठनों का काम था, इसका काम था इटली के एकीकरण को संभव बनाना, इसका काम था यूरोप को एकीकरण करना। दोनों संगठन जोसेफ मेजनी द्वारा बनाया गया था। डाइट क्या है? जापान की संसद को डाइट कहते हैं। लाल सेना किसने बनाई थी? लाल सेना आप जान लेनिन के विदेश मंत्री ट्राटस्की के द्वारा लाल सेना बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर? आइए, यूनान को स्वतंत्रता कब मिली थी? यूनान का प्राचीन इतिहास आप लोग पढ़िएगा तो यूनान का इतिहास गौरवशाली रहा है। यूनान इतिहास, कला, संस्कृति के क्षेत्रों में काफी आगे था। यहीं से हमारे इतिहास के पिता हेरोडोटस आते थे। पूछ रहा है यूनान का स्वतंत्रता कब मिली थी? तो ये मिला था 1932 में। भाई इसको गुलाम कौन बनाया था? गुलाम बनाने वाला देश था तुर्की ने इसको गुलाम बनाया था। और ये रूस, फ्रांस की मदद से स्वतंत्रता प्राप्त किया था। बाद में रूस तुर्की को भगा दिया, फिर रह गया, फिर रूस को भगाया इन्होंने। फाइनली जाके 1832 में इनको आज़ादी प्राप्त हुई। और कोई ऑप्शन आपका इसमें काम का है नहीं। सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई? देखिए, ये जो युद्ध हुआ था, ये युद्ध बिस्मार्क का आप लोग नाम सुनाएंगे। प्रसा के रहने वाले थे। ये युद्ध प्रसा और फ्रांस के बीच हुआ था, जिसमें फ्रांस हार गया था इस युद्ध में और प्रसा जीत गई थी। ये युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो आपको आंसर दे देना है फ्रांस की। फ्रांस। इसी युद्ध में कहा जाता था कि यूरोप में एक नई शक्ति का दान हुआ और इसी युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण भी पूरा हो गया था। यानी जर्मनी का एकीकरण पूरा इसी युद्ध के बाद। और युद्ध हुआ कब था? ये युद्ध हुआ था 1970 में और ये संधि हुई थी। फिर इसी युद्ध में संधि हुआ था, उसी संधि के बाद जर्मनी का एकीकरण
फ्रैंकफर्ट की संधि आप लोग सुने होंगे, फ्रैंकफर्ट की संधि इसी युद्ध में के बाद हुई थी। और कोई ऑप्शन, ये जर्मनी या बिस्मार्क आते थे। रूस की राजधानी मॉस्को, रूस की राजधानी मॉस्को, फ्रांस की राजधानी पेरिस, जर्मनी की राजधानी बर्लिन। चलिए कंट्रोल करते हैं, आइए आगे तक। रूस में ड्यूमा का गठन कब हुआ था? देखिए, रूस की संसद को ड्यूमा कहते हैं, रूस की संसद। चलिए, रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है, संसद को क्या कहते हैं? ड्यूमा। और इसका गठन कब किया था? कब किया गया था? तो इसका गठन 1905 के लिए रूस में क्रांति हुई थी, उसी के बाद इसका गठन किया गया था। और क्रांति हुई थी जार निकोलस द्वितीय को हटाने के लिए। किसको हटाने के लिए? जार निकोलस द्वितीय को, जार निकोलस द्वितीय को हटाने के लिए। और उसी के बाद जार निकोलस द्वितीय के द्वारा ही ड्यूमा का गठन किया गया, यानी रूस की संसद का गठन किया गया था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, अप्रैल थीसिस किसने दिया था? देखिए, अप्रैल थीसिस दिया गया था लेनिन के द्वारा। लेनिन रूस के थे और इन्होंने अप्रैल थीसिस दिया था। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। यूरोप में कहीं भी राष्ट्रवादी भावना पनपती थी तो सबसे ज्यादा दिक्कत प्रॉब्लम होता था मेटरनिक को ही। ये पुरातन व्यवस्था को ही लागू करना चाहते थे, यानी राजा महाराजा का ही राज रहे, लोकतंत्र न आए। बिस्मार्क जर्मनी के प्रसा राज्य के, प्रसा जर्मनी का सबसे मजबूत राज था, वहीं से आते थे बिस्मार्क। जोसेफ मेजनी जर्मनी के एकीकरण का शुरुआत कोशिश करने का सबसे पहला प्रयास इन्होंने किया था कि जर्मनी एक हो जाए, जोसेफ मेजनी ने ही। आइए नेक्स्ट बढ़ते। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है मेटरनिक से। वियना कांग्रेस के अध्यक्षता किसने की थी? मेटरनिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए बढ़ते हैं। विश्व का पहला समाजवादी देश कौन बना था? ये देखिए, विश्व का पहला समाजवादी देश रूस बना था और इसको बनाने वाले व्यक्ति का नाम था कौन? लेनिन। समाजवादी सरकार की गठन किए थे लेनिन। वियतनाम जानते होंगे आप, राजधानी हनोई। ये तीनों देश को मिलाकर वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, तीनों को मिलाकर हिंद चीन के नाम से जानते हैं। यहीं पे अमेरिका के द्वारा बहुत दुर्भावनापूर्वक व्यवहार किया गया था युद्ध में। चीन को आप लोग भली भांति परिचित होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? हिस्ट्री के पहले वीडियो में हमने इसको बहुत डिटेल में हम बताए थे, यहाँ भी थोड़ा बता देते हैं आप लोग को, नीचे देख लीजिए। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के ट्रियर नगर में हुआ था। ट्रियर नगर में। इनके पिता का नाम हेनरी मार्क था। कार्ल मार्क्स के द्वारा 2 पुस्तक भी लिखी गई थी, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ध्यान में आप लोग रखिए इसको, कैंसिल हो जाएगा। कार्ल मार्क्स का जन्म पूछ रहा है जर्मनी के ट्रियर नगर में 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के ट्रियर नगर में। फ्रांस की राजधानी जान जाइए पेरिस, रूस की राजधानी मॉस्को, इटली से भी आप लोग भली भांति परिचित होंगे। आइए चलिए, वियतनाम की राजधानी कहाँ है? हम आपको अभी ऊपर में बता रहे थे कि वियतनाम की राजधानी हनोई। इसी पर अमेरिका वियतनाम युद्ध में अमेरिका के द्वारा इतना बम गिराया गया था कि कहा जाता है हनोई मिट्टी का ढेर बन गया था। ये और कोई ऑप्शन आपका इसमें काम का दिख नहीं रहा। किस समझौता के तहत वियतनाम को 2 भाग, उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम में बांट दिया गया था? यह समझौता हुआ था अमेरिका और वियतनाम के बीच। जेनेवा समझौता कब हुआ था?
1854 ईस्वी में, और इसी समझौता के द्वारा वियतनाम को दो भागों में बांट दिया गया था, उत्तरी वियतनाम, दक्षिण वियतनाम। हनोई समझौता फ्रांस और वियतनाम में हुआ था, और ये हुआ था 6 मार्च 1946 को। कब हुआ था? 6 मार्च 1846 को हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? ये अधिवेशन लाहौर अधिवेशन था। ये हुआ कब था? ये हुआ था 1929 ईस्वी में, रावी नदी के तट पे। इसका रास्ता कर रहे थे हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। वहीं पे कहा गया था कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, यानी पूरा भारत चाहिए, अब हमें इससे कम कुछ नहीं चाहिए। और कोई ऑप्शन देख लीजिए काम का। हाँ, मुंबई अधिवेशन, काफी काम यहाँ पे मुंबई अधिवेशन में भी हुआ है। नागपुर अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन में भी असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव रखा गया था गांधी जी के द्वारा, वो नागपुर अधिवेशन में रखा गया था, जबकि उसे कलकत्ता अधिवेशन में पारित कर दिया गया था। असहयोग का मतलब यानी हमें अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और पहली बार भारत में तिरंगा यहीं पे, सॉरी तिरंगा नहीं, पहली बार भारत में झंडा तोलन यहीं पे किया गया था, लाहौर अधिवेशन में ही, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। चलिए, धरासना में किसके नेतृत्व में नमक सत्याग्रह हुआ था? ये जानिए थोड़ा सा, नमक सत्याग्रह है क्या? नमक सत्याग्रह क्या है? देखिए, गांधी जी के द्वारा 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा की शुरुआत की गई अहमदाबाद से। अहमदाबाद से गांधी जी दांडी यात्रा का शुरुआत करते हैं और दांडी पहुंच जाते हैं 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। और वहीं पर अंग्रेज जो नमक पर कानून टैक्स लगा दिए थे, समुद्र के पानी से नमक बनाए और अंग्रेजों के बनाए गए कानून को तोड़ दिए, और वहीं से शुरू किए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन, या उसी को कहा जाता है नमक सत्याग्रह, जो काफी पॉपुलर हुआ था भारत में। वही कह रहा है कि धरासना में नमक सत्याग्रह नेतृत्व किसने किया था? तो गांधी जी की एक सेविका थी सरोजनी नायडू के द्वारा किया गया था, जो काफी पॉपुलर हुआ था। अंग्रेजों के द्वारा इसे काफी गलत तरीके से दबाया गया था। खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। पहले विदेशी जिन्हें भारत रत्न मिला, पाकिस्तान चले गए थे, इनको भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए। चलिए, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो हुई थी 1866 ईस्वी में हुई थी, और करने वाले व्यक्ति का नाम था दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, इन्हें भारत का वृद्ध पुरुष कहा जाता है, यानी एकदम वृद्ध आदमी। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, और ये किया गया था 1913 ईस्वी में किया गया था। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना के द्वारा मिलकर किया गया था। लाला हरदयाल ऑप्शन में है नहीं, आपको मानना पड़ेगा सोहन सिंह भाखना। 1913 में इसका मुख्यालय पुल जाता है सैन फ्रांसिस्को में। और कोई ऑप्शन? बाल गंगाधर तिलक, इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। गरम दल के नेता थे चंद्रशेखर आजाद, इनके नाम से भी आप लोग पॉपुलर होंगे।
चलिए, टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? देखिए, टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में किया गया था, और ये किया गया था जमशेदजी टाटा के द्वारा। जमशेदजी टाटा के द्वारा। कहाँ पर? पहले तो था बिहार में, जब हुआ था पहले अब चल गया झारखंड में, जमशेदपुर में। जमशेदपुर में ये चला गया है। कहाँ पे? जमशेदपुर में। और जमशेद जी टाटा के द्वारा इसका स्थापना किया गया। हाँ, और कोई डेट? हाँ, ये डेट भी आपका देखिए काम का है 1915। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी का भारत में आगमन हुआ था, और इसी डेट को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस। दक्षिण अफ्रीका से बहुत दिन बाद गांधी जी लौटे थे। ये भी आपके काम का है। कांग्रेस का जो 1916 का अधिवेशन हुआ था, इसी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस का एक हुए थे। चलिए, यानी 1907 में रतन जी जमशेद जी टाटा के द्वारा किया गया था। स्प्रिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया था? ये करने वाले व्यक्ति थे जेम्स हारग्रीव्ज। ये सूत काटने के लिए मशीन बनाई गई थी। और कोई ऑप्शन आपका इसमें काम का है ना? चलिए, सामंती व्यवस्था के स्थान पर किस प्रकार की शहरी प्रणाली प्रवृत्ति बढ़ी? सामंती मतलब होता है जमींदारी। सामंती मतलब क्या होता है? जमींदारी व्यवस्था। कह रहा है कि इसके स्थान पर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी, यानी प्रगतिशील शहरी व्यवस्था की प्रकृति बढ़ी। रूढ़िवादी यानी पुरानी। रूढ़िवादी मतलब पुरानी, यानी करेगी जमींदारी नहीं, शोषणकारी नहीं, आक्रमणकारी नहीं, प्रगतिशील। आपका सटीक आंसर इसमें होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1929 की मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस देश पर पड़ा था? यह पड़ा था संयुक्त राज्य अमेरिका पर, क्योंकि वहीं से मंदी की शुरुआत हुई थी। और इसी से निपटने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक योजना भी चलाई थी। उस समय थे रूजवेल्ट, अमेरिका के राष्ट्रपति। उन्होंने योजना चलाया था न्यू डील करके योजना चलाया था, इससे उबरने के लिए। ब्रिटेन से आप लोग परिचित होंगे, फ्रांस की राजधानी पेरिस, जापान से भी आप लोग परिचित होंगे, यहीं के रहने वाले। यहीं द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने साथ दिया था किसका? जर्मनी का। और दोनों युद्ध में जीत किसकी हुई थी? ब्रिटेन की। देखिए, आई नहीं है क्वेश्चन। न्यू डील का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? यह था आर्थिक नीति से। अमेरिका में राष्ट्रपति रूजवेल्ट के द्वारा 1929 में जो मंदी आई थी, उसी से उबरने के लिए एक योजना बनाई गई थी। उसी को नाम दिए थे उन्होंने 1929 की मंदी से उबरने के लिए। चलिए, और कोई ऑप्शन आपका इसमें काम का है नहीं। आइए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पूछे वो या वर्ल्ड बैंक पूछे, दोनों की जो स्थापना हुआ था 27 दिसंबर DEC 1945। आपका देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इसका एक और नाम क्या है? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। फंड का हिंदी कोष होता है, यानी 1945। 1947 में आपको परिचित होंगे, हमारे देश को आजादी मिली थी। 46 कैबिनेट मिशन आया था। चलिए, ये देखिए, ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। मुद्रण कला। मुद्रण कला मतलब होता है छपाई खाना। छपाई खाना, जहां छपाई का काम किया जाता है। मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ था? इसके करने वाला सबसे पहला देश था चीन। कौन था? चीन। यहीं से मुद्रण कला आगे बढ़ी थी।
आपका है नहीं काम। आइए चलिए, पेपर मिल की स्थापना किस देश में हुई थी? पेपर मिल की स्थापना किस देश? मुद्रण कला आप लोग जाने चीन में, लेकिन पेपर मिल की स्थापना चीन में नहीं हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में गुटेनबर्ग के द्वारा किया गया था पेपर मिल की स्थापना। दोनों क्वेश्चन में अलग है, आप लोग ध्यान देके मारिएगा। छपाई खाना अगर पूछे तो उसका आंसर आपका कौन होगा? चीन होगा। छपाई खाना, प्रिंटिंग प्रेस। और ये पूछा पेपर मिल की स्थापना जर्मनी में सबसे पहले गुटेनबर्ग के द्वारा की गई थी। मार्टिन लूथर के द्वारा कहा गया था। स्टेटमेंट का बड़ा फेमस है कि छपाई खाना ईश्वर की दी हुई सबसे बड़ी उपहार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए। देखिए 95 थेसिस के लेखक कौन थे? ये बुक बड़ा फेमस है, ये मार्टिन लूथर किंग के द्वारा लिखी गई बुक है। और कोई ऑप्शन आपका इसमें काम का है नहीं। चलिए, संवाद कौमुदी किस भाषा की समाचार पत्र है? यह है बांग्ला की। इसकी और किसने लिखा था इसको? प्रकाशन कौन करता था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता था। अगर पूछ दे आपका भारत का पहला, तो बंगाल गजट। चलिए